15 जून 2020 लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे जा चुका था। पहाड़ों के बीच बहती गलवान नदी की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाला था। अचानक अंधेरे में हलचल हुई, टॉर्चों की रोशनी टकराई, कुछ आवाजें तेज हुईं और फिर बिना एक भी गोली चले लोहे की रॉड, कील लगे डंडे और पत्थरों से भयंकर झड़प शुरू हो गई। ये कोई सामान्य सीमा विवाद नहीं था। ये वो रात थी जब 45 साल बाद पहली बार भारत चीन सीमा पर सैनिकों की जान गई। सवाल उठता है, जब दोनों देशों के सैनिकों के पास हथियार थे तो गोली क्यों नहीं चली? और आखिर उस रात गलवान घाटी में सचमुच हुआ क्या था? इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ कदम पीछे जाना होगा। पूर्वी लद्दाख में स्थित गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के बेहद संवेदनशील हिस्से में आती है। ये वही सीमा है जो भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के बाद से विवादित रही है। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक कड़वी स्मृति है, जिसने सीमा सुरक्षा और सामरिक सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन सीमा विवाद पूरी तरह कभी समाप्त नहीं हुआ। 1993, 1996 और बाद के वर्षों में भारत और चीन के बीच कई समझौते हुए, जिनका उद्देश्य था कि LAC पर शांति बनी रहे और गोलीबारी न हो। खासकर 1996 के समझौते में ये तय हुआ कि सीमा के निकट आग्नेयास्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दशकों तक ये व्यवस्था किसी न किसी तरह चलती रही। फिर आया वर्ष 2020। अप्रैल और मई 2020 के बीच, जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में चीनी सैनिकों की गतिविधियां अचानक बढ़ने लगी। पैंगोंग त्सो झील के आसपास, हॉट स्प्रिंग्स में और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की मौजूदगी और ढांचागत निर्माण की खबरें आने लगी। भारत ने भी जवाब में अपनी तैनाती बढ़ा दी। तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य स्तर की बातचीत हुई। सहमति बनी कि कुछ स्थानों से पीछे हटना होगा ताकि स्थिति सामान्य हो सके। 6 जून 2020 को कोर कमांडर स्तर की बैठक में डिसएंगेजमेंट यानी पीछे हटने का प्रारंभिक ढांचा तय किया गया, लेकिन असली परीक्षा 15 जून की रात को हुई। भारतीय सेना की सूरा बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू अपने जवानों के साथ ये सुनिश्चित करने निकले कि तय समझौते के अनुसार चीनी सैनिक पीछे हट गए हैं या नहीं। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो स्थिति अपेक्षा से अलग थी। रिपोर्टों के अनुसार वहां चीनी सैनिक मौजूद थे और अस्थायी ढांचे भी बने हुए थे। विवाद शुरू हुआ, बातचीत से तनाव बढ़ा और देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। क्योंकि समझौतों के कारण गोली चलाना वर्जित था, दोनों पक्षों ने पारंपरिक हथियारों का सहारा लिया। ये झड़प बेहद संकरी और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी ढलान पर हुई। अंधेरी रात, बर्फीली हवा और नीचे बहती तेज धारा वाली नदी, इन सब ने हालात और भयावह बना दिए। कई सैनिक चोटिल होकर नदी में गिर गए, कुछ को गंभीर चोटें आईं। आधिकारिक तौर पर भारत ने घोषणा की कि इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जिनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। बाद में उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीन ने काफी समय बाद अपनी ओर से 4 सैनिकों की मौत स्वीकार की। हालांकि स्वतंत्र विश्लेषकों ने संख्या अधिक होने की संभावना जताई। ये घटना केवल एक सैन्य झड़प नहीं थी, ये दशकों से चले आ रहे सीमावर्ती संतुलन के टूटने का संकेत थी। अब सवाल फिर वही, गोली क्यों नहीं चली? इसका उत्तर उन समझौतों में छिपा है जो सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए किए गए थे। 1975 के बाद से भारत चीन सीमा पर कोई सैनिक गोली से नहीं मरा था। दोनों देशों ने यह व्यवस्था बनाए रखी थी कि तनाव को नियंत्रित रखा जाए। लेकिन गलवान की रात ने दिखा दिया कि जब हथियारों पर प्रतिबंध होता है, तब भी हिंसा रुकती नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेती है। गलवान घाटी की सामरिक महत्ता भी इस घटना को और गंभीर बनाती है। ये क्षेत्र दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क के पास स्थित है, जो भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्ग है। दौलत बेग ओल्डी भारत के सबसे ऊंचे सैन्य हवाई पट्टों में से एक है। इस मार्ग की सुरक्षा भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अनिवार्य है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घुसपैठ या स्थिति परिवर्तन को भारत गंभीरता से लेता है। गलवान की घटना के बाद भारत ने अपनी सैन्य तैनाती बड़े पैमाने पर बढ़ाई। अतिरिक्त सैनिक, टैंक, तोपें और वायुसेना की सक्रियता सब में वृद्धि हुई।
सर्दियों में भी हजारों सैनिक ऊंचाइयों पर तैनात रहे, जो अपने आप में एक असाधारण कदम था। राजनयिक स्तर पर भी बातचीत जारी रही। कई दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठकों के बाद कुछ क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट हुआ, विशेषकर पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर, लेकिन तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। घटना के बाद भारत में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। राष्ट्रीय स्तर पर शोक और आक्रोश दोनों दिखे। सरकार ने चीन से जुड़े कई मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा तेज हुई। सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास को और गति मिली। नई सड़कों, पुलों और सुरंगों का निर्माण तेज किया गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सीमा पर शांति का नाजुक संतुलन। 1962 के युद्ध के बाद से भारत ने अपनी सैन्य क्षमता में भारी सुधार किया है। पर्वतीय युद्ध की तैयारी, बेहतर हथियार, उन्नत निगरानी प्रणाली और सड़कों का जाल, इन सब ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। गलवान की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि LAC पर स्थिति केवल कागजी समझौतों से नहीं, बल्कि सतर्कता और सामरिक संतुलन से नियंत्रित होती है। ये भी सच है कि भारत और चीन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए कोई भी बड़ा संघर्ष पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। यही कारण है कि दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से शांति और संवाद की बात करते हैं, भले ही जमीन पर तनाव बना रहे। गलवान की रात ने कई सवाल छोड़े। क्या ये खुफिया आकलन की कमी थी? क्या ये स्थानीय स्तर की गलतफहमी थी? या फिर ये एक व्यापक रणनीतिक संदेश था? इन प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है, उस रात ने भारत चीन संबंधों की दिशा बदल दी। आज भी जब लद्दाख की ऊंचाइयों पर हवा चलती है तो वो केवल बर्फ और पत्थरों को नहीं छूती, वो उस रात की स्मृतियों को भी साथ लेकर चलती है। उन 20 सैनिकों की याद जिन्होंने बिना गोली चले अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि अनुशासन, साहस और जटिल कूटनीति की भी है। ये हमें याद दिलाती है कि सीमा पर खड़े सैनिक केवल पहाड़ों की रक्षा नहीं करते, वे एक पूरे राष्ट्र की आशाओं और विश्वास की रक्षा करते हैं। और अंत में गलवान घाटी की वो ठंडी रात हमें ये सिखाती है कि शांति की कीमत बहुत ऊंची होती है। कभी कभी वो कीमत इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी जाती है। ये थी गलवान घाटी की वो सच्ची कहानी जिसने 2020 में पूरे देश को झकझोर दिया और जिसने ये दिखा दिया कि हिमालय की चोटियों पर भी इतिहास हर पल लिखा जा रहा है। जय हिंद।